strike of last year, he has shown an innate understanding of what new India needs. This is an India which wants to shed its old identities, which wants to put aside its inherited enmities, which wants to rise above caste and creed, which wants to assert itself, keeping its feet on the ground and throwing its arms open wide. An India which wants performance, not politics, which wants equality, not entitlement, which wants development, not division. Interestingly, in his typical style, he's not looking at even 2019, the year of the next general election, but beyond. The year 2022 will mark 75 years of India's independence, and he's put out an appeal for people to take a pledge to join him in creating a new India. He said, and I quote, "Together, let us build the India of our dreams so that we can mark 75 years of freedom and we have an India that will make Gandhiji, Sardar Patel and Baba Saheb Ambedkar proud." Being the most tech-savvy Prime Minister we've had, he's put it on an app on his website, and I would recommend that you download it. I'm no historian, but I have witnessed 12 Prime Ministers in my journalistic career and seen their good and bad sides. But I have rarely seen so much energy and commitment to the cause of India. For that, sir, you have my admiration. Everything you dream may not actually happen, Mr. Prime Minister, but few can doubt the intentions behind your actions. Pradhan Mantri ji, you like acronyms like JAM, Vikas, SMART, Uday, but perhaps the one given by your Minister Venkaiah Naidu describes you best. Modi, he said, stands for Maker of Developed India. There is much that you, Mr. Prime Minister, need to do, but I don't need to tell you that. I'm sure you have a plan. You always have a plan. That's why you're the disruptor-in-chief of this country. Over to you now, Pradhan Mantri ji, to tell us about setting India's new agenda. Thank you. अरुण जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूं और वहां उपस्थित सभी महानुभावों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और दिल्ली के बाहर आप मुंबई गए हैं, आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार बनी है हम देश के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन से बाहर निकाल करके हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में कर रहे हैं। आपने भी उस परंपरा को प्रारंभ किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव से जुड़ने का मुझे पहले भी अवसर मिला है और मुझे बताया गया है कि कल अरुण जी ने जो कहा, जिसको आज उन्होंने रिपीट भी किया, और उन्होंने मुझे एक नया पद दे दिया है, डिसरप्टर इन चीफ। 2 दिन से आप लोग द ग्रेट डिसरप्शन पर मंथन कर रहे हैं। दोस्तों, अनेक दशकों तक हम गलत नीतियों के साथ गलत दिशा में चलते रहे। एक सोच बड़ी प्रभावी हो गई कि सब कुछ सरकार करेगी। कई दशकों के बाद गलती ध्यान में आई, गलती सुधारने का प्रयास हुआ। 2 दशक पहले एक प्रयास हुआ, लेकिन हम लोगों की सोचने की भी सीमा ये है कि हमने गलतियों को जो करेक्शन किया उसी को हमने रिफॉर्म मान लिया। ज्यादातर समय अगर हम पूरे इतिहास की तरफ देखें भारत की आजादी के बाद का, तो ज्यादातर समय देश ने या तो एक ही तरफ की सरकार देखी या फिर मिली जुली सरकार उनके नसीब आई, और उसके कारण देश को
एक ही सेट ऑफ थिंकिंग या एक्टिविटी नजर आई। पहले पॉलिटिकल सिस्टम से जन्मी इलेक्शन ड्रीवन योजनाएं होती थी या फिर ब्यूरोक्रेसी के रिजिड फ्रेमवर्क पर आधारित योजनाएं चलती थी। सरकार चलाने के यही दो प्रकार ज्यादातर ध्यान में आए और उसका आकलन भी इसी आधार पर होता था। तराजू वही थे, तरीके वही थे। अब वक्त बदल चुका है। हमें स्वीकार करना होगा कि 200 साल में टेक्नोलॉजी की जितनी बदलाव ने आया उससे ज्यादा पिछले 20 साल में टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि 30 साल पहले के युवा और आज के युवा उसके एस्पिरेशंस में बहुत अंतर आया है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा जब वैश्विक परिवेश में देखें तो कि बाइपोलर वर्ल्ड और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड इनके सभी इक्वेशन बदल चुके हैं। आजादी के आंदोलन के कालखंड को अगर हम देखें तो पर्सनल एस्पिरेशन से ज्यादा नेशनल एस्पिरेशंस और उसकी ताकत इतनी थी, उसकी तीव्रता इतनी थी कि उसने देश को सैकड़ों सालों की गुलामी से बाहर निकाला। आज समय की मांग है कि आजादी के आंदोलन की तरह ही विकास का आंदोलन जो पर्सनल एस्पिरेशंस को कलेक्टिव एस्पिरेशन में विस्तार करे और कलेक्टिव एस्पिरेशन देश के सर्वांगीण विकास के लिए हो। ये सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर चल रही है। आप देखिए समस्याओं को देखने का तरीका कैसा हो, हमारा अप्रोच क्या है, क्या अलग है। आपने अगर हम थोड़ा याद करें तो सालों तक हमारे देश में अंग्रेजी और हिंदी के बीच संघर्ष होता रहा, लेकिन कभी इस पर हमने बल दिया कि हिंदुस्तान की भाषा वैभव, हमारे पास इतनी बड़ी विरासत है, इतनी ब्यूटी है, क्यों न उसमें उसको एक सूत्र में जोड़ करके जहां जहां अच्छा मिले उसको मिलाते मिलाते हमारी भाषा समृद्धि को बढ़ाते चले। हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत में अनेक काम किए। एक काम ये किया है कि एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ पैर बनाई है। उन राज्यों को कहा कि आप तय कीजिए, जैसे हरियाणा ने तेलंगाना के साथ किया है। अब हरियाणा के लोग, बच्चे तेलंगाना की भाषा, तेलुगु भाषा में 100 वाक्य सीखेंगे, 5 तेलुगु भाषा के गीत सीखेंगे। कभी तेलुगु फिल्म फेस्टिवल हरियाणा में होगा, कभी हरियाणवी भाषा तेलुगु के लोग सीखेंगे। ये जो देश की ताकत है, इस ताकत को बल देने की दिशा में हमारी जो विविधता है उसको हमारी नई पीढ़ी पहचाने, गर्व करे। अब जो चीज कभी संघर्ष करती थी वो ही चीज शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि चीजें बदल रही हैं, तरीका अलग है। और इसलिए आपका ये शब्द इन सब बातों के लिए मेरे हिसाब से बहुत छोटा पड़ रहा है। ये व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने वाली सोच नहीं है, ये कायाकल्प है जिसमें देश की आत्मा अक्षुण्ण रहे और व्यवस्थाएं
समयानुकूल परिवर्तन करते हुए विकसित होती रहे और यही 21वीं सदी के जनमानस का मन है। और इसलिए डिसरप्टर इन चीफ अगर कोई है वो मोदी नहीं है, हिंदुस्तान के 125 करोड़ हिंदुस्तानी मेरे हिसाब से इस परिभाषा के अधिकारी हैं। जो हिंदुस्तान के जनमत से जुड़ा है वो भली भांति समझ जाएगा कि डिसरप्टर ये ताकत कहां पर संजोई हुई है। बंधे बंधाए विचार अब भी पुराने तरीके से देखने का नजरिया ऐसा है कि कुछ लोगों को लगता है कि सत्ता के गलियारे से ही देश बदलता है। ऐसा सोचना गलत है। हमने टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन और इंटीग्रेटेड थिंकिंग को सरकार के वर्क कल्चर के साथ जोड़ा है। काम करने का ऐसा तरीका जहां सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, प्रोसेसेस सिटीजन सेंट्रिक हो, डेवलपमेंट फ्रेंडली हो और एफिशिएंसी लाने के लिए प्रोसेसेस को री इंजीनियरिंग किया जाए। फ्रेंड्स, आज भारत दुनिया की तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को दुनिया की टॉप 3 प्रोस्पेक्टिव होस्ट इकोनॉमी में आंका गया है। वर्ष 2015-16 में $55 बिलियन से ज्यादा का रिकॉर्ड निवेश हुआ। 2 सालों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 32 नंबर ऊपर उठा है। मेक इन इंडिया आज भारत का सबसे बड़ा इनिशिएटिव बन चुका है। आज भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है। फ्रेंड्स, ये सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है। जीएसटी की काफी चर्चा हुई पिछले 6-7 साल में, देश ने देखा है। अब जीएसटी आखिरी नोक के लिए तैयार है। अब जीएसटी आया, इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि देश जीएसटी की पूरी प्रोसेस को भी चर्चा करे, समझने का प्रयास करे। हमने देखा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का महत्व है। जीएसटी की पूरी प्रक्रिया एक प्रकार से डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का एक उत्तम नमूना है। राज्यों के साथ लगातार संवाद, घंटों तक बहस, एक एक धारा पर बहस और सहमति के द्वार पर जीएसटी को इवॉल्व किया गया है। और वो आउटकम जो है, मैं समझता हूं कि इसकी पूरी प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और जीएसटी ये ऐसा निर्णय है जो आम सहमति से हुआ है। सभी राज्यों ने मिलकर इसकी ओनरशिप ली है। आपके नजरिए से ये डिसरप्टिव हो सकता है, लेकिन जीएसटी ने भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की ऊंचाई का जो पहचान करवाई है, ये मैं समझता हूं हमने गर्व के साथ देखने की आवश्यकता है। सबका साथ, सबका विकास, ये सिर्फ नारा नहीं है, हमारी कोशिश है इसको जीने की।
हमारे वाणी में, व्यवहार में, आचरण में, निर्णयों में, नीतियों में उसका प्रभाव हो। फ्रेंड्स, हमारे देश में वर्षों से माना गया कि लेबर लॉज विकास में बाधक है। दूसरी तरफ यह भी माना गया कि लेबर लॉज में सुधार करने वाले एंटी लेबर है। यानी दोनों एक्सट्रीम ये हमारे देश ने देखे हैं। कभी ये नहीं सोचा गया कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड एस्पिरेंट्स तीनों के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और कैसे बढ़ा जा सकता है। देश में अलग अलग श्रम कानूनों के पालन के लिए पहले एम्प्लॉयर को 56 अलग अलग रजिस्टरों में जानकारी भरनी होती थी। एक ही जानकारी बार बार अलग अलग रजिस्टरों में भरी जाती थी। अब पिछले महीने सभी यूनियन वगैरह सबको साथ रख करके बड़ी मशक्कत करते करते सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि अब एम्प्लॉयर को लेबर लॉज के तहत 56 रजिस्टर की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 रजिस्टर मेंटेन करने होंगे और वो बिजनेस को इजी करने में उद्यमों की बड़ी मदद करेगा। अब हमें एस्पिरेंट्स को भी देखना है, नए नौजवान को रोजगार को भी देखना है और इसके लिए जॉब मार्केट के विस्तार पर भी सरकार का पूरा ध्यान है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इससे हम परिचित हैं, लेकिन भारत में हमारी कोशिश पर्सनल सेक्टर को भी बढ़ावा देने की है। मुद्रा योजना के तहत नौजवानों को बिना बैंक गारंटी कर्ज दिया जा रहा है और पिछले 2.5 वर्षों में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज दिया गया है। अब ये अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। वे नए लोगों को रोजगार देने की संभावना वाला काम शुरू किए हैं। कोई 1 को रोजगार देगा, कोई 2 को देगा। सामान्य दुकानें हमारे देश में, बड़े बड़े मॉल रात को 12 बजे तक चल सकते हैं, सुबह तक चल सकते हैं, लेकिन दुकानदार शाम को बंद करने के कानून थे। हमने राज्यों को कहा कि इसमें बदलाव लाइए। छोटा व्यापारी भी होगा, अगर वो 365 दिन अपनी दुकान खुली रखना चाहता है रखे, रात देर तक खुली रखना चाहता है रखे। इससे क्या होगा, वो एक नया कर्मचारी रखेगा, एक नया रोजगार देने उपलब्ध कराएगा, क्योंकि सुविधाएं बढ़ रही है। चीजें छोटी होती हैं, लेकिन वो छोटे बदलाव भी बहुत बड़े परिणाम लाने की ताकत रखते हैं। हमारी सरकार ने पहली बार कौशल विकास मंत्रालय बना करके स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अलग बनाई। पूरी प्लानिंग के साथ काम हो। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और इनकम टैक्स में छूट के माध्यम से फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहली बार हमने इनकम टैक्स में अगर आपको कोई सुविधा चाहिए तो उसको हमने जॉब से जोड़ा है। अगर आप इतनी जॉब क्रिएट करते हैं, आपको इनकम टैक्स में इतनी रियायत मिलेगी। पहली बार हमने जॉब क्रिएशन पर बल दिया है। इसी तरह अप्रेंटिसशिप एक्ट में सुधार करके अप्रेंटिसों की संख्या बढ़ाई गई है और अप्रेंटिस के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड में भी बहुत बढ़ोतरी की गई है। साथियों, सरकार की शक्ति से जनशक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर मैं पहले एक बार कह चुका हूं कि बिना देश के लोगों को जोड़े हम जिस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं, देश को जिस गति से आगे ले जाना चाहते हैं, 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं होगा। बिना देश की जनशक्ति को साथ लिए भी आगे बढ़ना कतई संभव नहीं है। और हमने अनुभव किया है
दिवाली के बाद काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उसके बाद जनशक्ति के मिजाज को आपने भली भांति देखा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे युद्ध के समय या कोई प्राकृतिक आपदा के समय देश जैसे एक हो जाता है। आज हम देख रहे हैं कि देश किन मुद्दों पर एक हो रहा है, और बहुत लोग हैं जो इस बारीकी को समझने में, उसको छूने तक में असफल हुए हैं। आज देश में लोग एकत्र आ रहे हैं, ताकत से साथ इकट्ठे हो रहे हैं। किस बात के लिए? अपने भीतर की जो कमियां हैं, अपने भीतर की जो बुराइयां हैं, उसको खत्म करने के लिए जनता जनार्दन एकजुट हो रही है। और इसी में न्यू इंडिया के सपने समाये हुए हैं। इसी से न्यू इंडिया की नींव अधिक मजबूत बन सकती है। अगर आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं, 100 से ज्यादा जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित हुए हैं, तो ये इसी जनशक्ति की एकजुटता का प्रमाण है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा लोग गैस सब्सिडी का फायदा उठाने से खुद इनकार करें, तो ये इसी जनशक्ति का उदाहरण है। और इसलिए आवश्यक है कि जन भावनाओं का सम्मान, जन आकांक्षाओं को समझते हुए देश हित में फैसले लिए जाए और उन्हें समय रहते पूरा किया जाए। जब सरकार ने जनधन योजना शुरू की तो कहा था कि देश के गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ेंगे। इस योजना के तहत अब तक 27 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं और 20 करोड़ लोगों को डेबिट कार्ड दिया गया है। इसी तरह सरकार ने लक्ष्य रखा कि 3 वर्ष में देश के 5 करोड़ गरीबों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देंगे। अभी तो इस योजना को सिर्फ 10 महीने हुए हैं, लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि इतने कम समय में लगभग 2 करोड़ गरीब परिवारों को गैस के कनेक्शन दे चुके हैं। सरकार ने कहा था कि 1000 दिन में उन 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे जहां आजादी के 70 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची। इस योजना को अब तक करीब 650 दिन हुए हैं, लेकिन इस 650 दिन में 12,000 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। और आप ये अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं किस गांव में बिजली पहुंची है, कहां अभी बिजली पहुंची नहीं लेकिन खंभा पहुंचा है, तार पहुंचा है, कौन काम देख रहा है, उसका मोबाइल नंबर भी उसमें दे दिया गया। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस काम को बल दिया गया है। आपने देखा होगा, हमारी ये भी कोशिश है कि जहां नियम बदलने की जरूरत थी वहां नियम कानून भी बदले गए हैं। जहां समाप्त करने की जरूरत थी समाप्त कर दिए गए। आपको जानकर के खुशी होगी, इस सरकार बनने के बाद अब तक 1100 से ज्यादा पुराने कानूनों को हमने खत्म कर दिया है। फ्रेंड्स, सालों तक देश में बजट शाम को 5 बजे होता था और हमने कभी सोचा नहीं क्या कारण है कि 28 फरवरी को शाम को 5 बजे बजट होता है। ये बजट शाम को 5 बजे इसलिए होता था क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में लंदन के सुबह के 11:30 बजते थे, उनकी पार्लियामेंट शुरू होती थी और उस समय शाम को हमारा बजट आता था। ये अटल जी की सरकार थी कि उन्होंने इस परंपरा से बाहर निकल करके
बजट को शाम को 5 बजे से सुबह 11 बजे किया, हिंदुस्तान के समय के हिसाब से किया। पहली बार हमने एक नया बदलाव इस बजट में लाए। हमने बजट को 1 महीना प्रीपोन किया। भारत कृषि प्रधान देश है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सरकार में बजट देर होने के कारण जब एक्चुअली पैसे रिलीज करने का हक खाता में आता है, तब तक बारिश आ जाती है। 6 महीने तक बारिश की और बारिश के बाद की स्थिति में कोई काम नहीं हो सकता है, और उसका परिणाम ये होता है कि लास्ट 3 महीने में आपाधापी में बिल फटते हैं, बजट खर्च हो जाते हैं। हम बजट प्रीपोन करते जा रहे हैं ताकि जून महीना में बारिश आने से पहले बहुतेक काम हम कर सकें। 2-3 महीने बारिश के खराब होते हैं तो उसके बाद का समय उसको और गति जो रह गया उसको छोड़ दें, और इसलिए हमने बजट को 1 महीना प्रीपोन कर दिया, और इसको भी हम काफी और बढ़ाने की दिशा में सोच रहे हैं। पहली बार हमें बजट में प्लान नॉन प्लान को भी मर्ज कर दिया। एक आर्टिफिशियल पार्टीशन था, और ज्यादातर हर सरकार को सुर्खियों में रहने के लिए नई नई चीजों को लेके आना, उस पर एम्फेसिस देना, और पुरानी व्यवस्थाओं को ऐसे ही छोड़ देना, और कोई इसका हिसाब भी नहीं मांगता था। हमने इस इम्बैलेंस को बदला है, और प्लान नॉन प्लान को हमने एक कर करके इस आर्टिफिशियल डिवीजन को खत्म कर दिया है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा बजट में हमने रेलवे बजट को मर्ज कर दिया। अब किसी जमाने में रेलवे बजट का महात्म्य था, लेकिन आज आप रेलवे को अकेला नहीं देख सकते हैं। एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को देखना पड़ेगा। उसके कई आयाम बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। रेल हो, रोड हो, एविएशन हो, वाटरवे हो, सी रूट हो, इन सभी को एक इंटीग्रेटेड तरीके से सोचने की आवश्यकता है। रेल बजट मुख्य बजट के साथ जोड़ करके रेलवे को भी मजबूती देना, एट द सेम टाइम पूरे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का उसको हिस्सा बनाना, और एक लंबी व्यवस्था में बदलाव देने के लिए इसकी एक शुरुआत हमने की है। पिछले 2.5 वर्षों में आपने सरकार की नीति, निर्णय और नियत तीनों को भली भांति देखा है, और मैं मानता हूं कि न्यू इंडिया के लिए यही अप्रोच 21वीं सदी में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। न्यू इंडिया की नींव तक खोजने के लिए प्रयास किया। कैसे निकाले? ये महत्वपूर्ण योजनाएं थी, लटकी पड़ी हैं। कभी पैसों के अभाव से किसी के लिए फॉलोअप नहीं किया, किसी ने याद भी नहीं की, मैं ढूंढता रहा। और इसलिए हमने एक प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए एक व्यवस्था डेवलप की है, जिसको पॉपुलरली नोन एज प्रगति, यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठ करके महीने में एक बार भारत सरकार के सभी विभाग, उसके सचिव, राज्यों के सभी चीफ सेक्रेटरी, हम सब लोग एक साथ वीडियो पे होते हैं और ऐसे रुके पड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं। पहले से उसकी सूची तैयार करते हैं और उसके क्लियरेंस के लिए सब मिलकर के डिसीजन कैसे करें। आपको जानकर के खुशी होगी, इस प्रगति कार्यक्रम के माध्यम से अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जो योजनाएं जो लटकी पड़ी थी, बंद पड़ी थी, कुछ खर्चा हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, उन सबको आगे बढ़ाया और तेज गति से वो आगे चल रही है। 150 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट जो बरसों से अटके हुए थे, अब वो फिर से काम शुरू हुआ है, उसमें तेजी आई है। देश के लिए नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर सरकार का फोकस है। पिछले 3 बजट में रेल और रोड सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्वाधिक पैसा दिया गया है। उनके काम करने की क्षमता बढ़ाने पर भी
लगातार नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि रेल और रोड दोनों ही सेक्टर में काम करने की जो एवरेज स्पीड थी उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन काम बहुत धीमी गति से चलता था। सरकार ने रेलवे के रूट इलेक्ट्रिफिकेशन कार्यक्रम को गति दी। इससे रेल के चलाने के खर्च में कमी आई और देश में ही उपलब्ध बिजली का उपयोग हुआ। इसी तरह रेलवे को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत ओपन एक्सेस की सुविधा दी गई। इस कारण रेलवे द्वारा खरीदी जा रही बिजली के ऊपर भी रेलवे को बचत हो रही है। पहले बिजली वितरण कंपनियां इसका विरोध करती थी, जिसमें रेलवे को उनसे मजबूरन महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ती थी। अब रेलवे कम दाम पर बिजली खरीद सकती है। पहले पावर प्लांट्स और कोल लिंकेज इस तरीके से थी कि अगर प्लांट उत्तर में है तो कोयला मध्य भारत से आता था, उत्तर या पूर्व भारत से कोयला पश्चिम भारत में जाएगा। इस कारण पावर प्लांट्स को कोयले के ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था और बिजली महंगी होती थी। हमने कोल लिंकेज को रेशनलाइजेशन किया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन खर्च और समय दोनों में कमी आई और बिजली सस्ती हुई। ये दोनों उदाहरण इस बात को बताते हैं कि सरकार टनल विजन नहीं, टोटल विजन को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। जैसे रेलवे ट्रैक के नीचे से सड़क ले जाने के लिए, रेल ओवरब्रिज बनाने के लिए महीनों तक रेलवे से ही परमिशन नहीं मिलती थी। महीनों तक इसी बात पर माथापच्ची चलती थी कि रेल का ओवरब्रिज का डिजाइन क्या हो। अब इस सरकार ने अलग अलग प्रकार की डिजाइनों का सेट तैयार कर दिया है। इस साइज का ब्रिज होगा तो ये डिजाइन, इस इलाके से होगा तो ये डिजाइन, इतना ऊपर ट्रैफिक होगा तो ये डिजाइन। सिर्फ टिकमा करना और तुरंत एनओसी मिल जाता है। बिजली उपलब्धता देश के आर्थिक विकास की कुंजी है। जब से हमारी सरकार आई है, हम पावर सेक्टर पर होलिस्टिक काम कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। 46,000 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी को जोड़ा गया है। जनरेशन कैपेसिटी करीब 25% बढ़ी है। कोयले का ट्रांसपेरेंट रूप से ऑक्शन करना और पावर प्लांट को कोयला उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता रही है। आज ऐसा कोई थर्मल प्लांट नहीं है जो कोयले की उपलब्धता की दृष्टि से क्रिटिकल हो। और क्रिटिकल यानी कोयले की उपलब्धता 7 दिन से कम की होना। एक समय था, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि देश में बिजली संकट गहरा गया है, पावर प्लांट के पास कोयला खत्म हो रहा है। पिछली बार कब ये वाली ब्रेकिंग न्यूज आपने सुनी होगी, शायद आपको भी याद नहीं होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज अब आपके आर्काइव में पड़ी होगी। फ्रेंड्स, सरकार के पहले 2 सालों में 50,000 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई, जबकि इसके पहले सिर्फ 16,000। सरकारी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को हमारी उदय स्कीम के द्वारा एक नया जीवन मिला है। इन सभी कामों से बिजली की उपलब्धता बढ़ी है और कीमत भी कम हुई है। आज एक ऐप विद्युत प्रवाह के माध्यम से देखा जा सकता है कि कितनी बिजली कितनी कीमत पर उपलब्ध है। सरकार क्लीन एनर्जी पर भी जोर दे रही है। लक्ष्य 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन का है, जिसमें से अब तक 50 गीगावाट यानी कि 50,000 मेगावाट क्षमता हासिल कर ली गई है। भारत ग्लोबल विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में
विश्व में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। सरकार का जोर बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ ही बिजली का सही उपयोग हो, उसकी खपत वेस्टेज न हो, एनवायरमेंट को नुकसान हो, उस पर भी बल दे रही है। देश में अब तक लगभग 22 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं। इससे बिजली की खपत में कमी आई है, प्रदूषण में कमी आई है और लोगों को 11,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बचत हो रही है। अब नागरिकों को 11,000 करोड़ रुपया एक साल में बचना, ये अपना आप में बहुत बड़ा आर्थिक कदम है। फ्रेंड, देश भर की 2.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए 2011 में काम शुरू किया गया था। और जब मैं नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहता हूं, तो जितना महत्व हाईवे का है, उतना ही महत्व आईवेज का है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का उतना ही महत्व है। 2011 से 2014 के बीच सिर्फ 59 ग्राम पंचायतों तक ही ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली गई थी। अगर इसी रफ्तार से चलता तो देश की 2.5 लाख पंचायतें हैं, कब यह ऑप्टिकल फाइबर पहुंचता, शायद 3 पीढ़ी निकल जाती। सरकार ने, हमने आते ही इस प्रक्रिया को रिव्यू किया, बदलाव लाए, समस्याएं थी उसको दूर किया, नया मैकेनिज्म तैयार किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का प्रयास किया, राज्यों को साथ लेने की कोशिश की और मुझे खुशी है कि पहले 2 साल में 59 पंचायत हुई थी। इस 2 वर्ष में 76,000 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर जा चुका। हर ग्राम पंचायत में, और सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर डाल देना ऐसा नहीं, हर ग्राम पंचायत जहां जहां ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है, वाईफाई हॉटस्पॉट देने की व्यवस्था की गई है। गांव के किनारे तक नहीं छोड़ना, गांव का स्कूल, गांव का पुलिस स्टेशन, गांव का पंचायत घर, गांव के अस्पताल, यहां पर यह व्यवस्था पहुंचनी चाहिए, उस पर हमने बल दिया है। साथियों, साधन नहीं, ये जो सोच है हमारी, मेरा स्पष्ट मत है, साधन वही है, संसाधन वही है, लेकिन काम करने का तरीका अगर बदले तो रफ्तार भी बदल जाती है और परिणाम भी जल्दी नजर आने लगते हैं। 2014 से पहले एक कंपनी को, आप इस बातों से भली भांति परिचित हैं, यहां जो ऑडियंस बैठा है, 2014 से पहले एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में मिनिमम 15 दिन लगते थे। आज सिर्फ 24 घंटे में काम होता है। पहले इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए महीनों तक भांति भांति के आपको प्रयास करने पड़ते थे। आज कुछ ही हफ्तों में आपको इनकम टैक्स का रिटर्न आपके घर पहुंच जाता है। पहले पासपोर्ट बनाने में कई महीने लग जाते थे, अब हफ्ते 10 दिन में पासपोर्ट आपके घर पर पहुंच जाता है। साथियों, हमारे लिए टेक्नोलॉजी गुड गवर्नेंस के लिए सपोर्ट सिस्टम तो है ही, लेकिन साथ साथ एम्पावरमेंट ऑफ पुअर के लिए भी टेक्नोलॉजी की अहमियत है। सरकार देश के किसानों की आय 2 गुनी करने के लिए, डबल करने के उद्देश्य से काम कर रही है। इसके लिए बीज से लेकर के बाजार तक सरकार हर स्तर पर किसान के साथ खड़ी है। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज दिए जा रहे हैं। हर खेत तक पानी देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऐसे रिस्क कवर किए गए हैं जो पहले कभी नहीं थे। इसके अलावा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। यूरिया की किल्लत अब पुरानी बात हो गई है। किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिले, इसके लिए ई-नाम योजना के तहत देश भर की 580 से ज्यादा मंडियों को ऑनलाइन से जोड़ा जा रहा है।
स्टोरेज और सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है। फ्रेंड्स, हेल्थ सेक्टर में भी हर स्तर पर काम किया जा रहा है। बच्चों का टीकाकरण हो, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के विषय हो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो, स्वच्छता हो, योगा हो, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू की गई हैं। हाल ही में आपने अगर स्टडी करेंगे तो सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी को स्वीकृति दी है। एक रोड मैप तैयार किया गया है जिससे हेल्थ केयर सिस्टम को देश के हर नागरिक के लिए एक्सेसिबल बनाया जाएगा। सरकार इस कोशिश में है कि आने वाले समय में देश की जीडीपी का कम से कम 2.5% स्वास्थ्य पर ही खर्च हो। आज देश में 70% से ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट विदेशों से आते हैं। अब प्रयास है कि मेक इन इंडिया के तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ये सुविधाएं सस्ते में अगर उपलब्ध होगी तो गरीब को ये उपलब्ध होगा। सरकार का जोर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। हमारी सरकार दिव्यांगजनों के लिए सेवा भाव से काम कर रही है। देश भर में लगभग 5,000 कैंप लगाकर 6 लाख से ज्यादा दिव्यांग को उनको जो आवश्यक उपकरण देने होते हैं वो हमने सामने से दिए। और ये कार्यक्रम इतने बड़े हुए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो दर्ज हुए। अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सरकारी दफ्तर हो, चढ़ते उतरते वक्त दिव्यांगजनों को मुश्किल को ध्यान में रखते हुए सुगम्य भारत अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी नौकरी में भी दिव्यांगजनों के लिए 3% रिजर्वेशन था, उसको बढ़ा करके 4% कर दिया गया है। दिव्यांगों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून में भी बदलाव किया गया है। देश भर में दिव्यांगों की एक ही कॉमन साइनिंग लैंग्वेज विकसित की जा रही है। आपको हैरानी होगी, हम लोग भाषा के लिए इतने झगड़े करते रहे हैं। हमने जो हमारे बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, उनके साथ भी यही अन्याय किया। तमिलनाडु में गूंगे बहरों के लिए एक एक्शन प्लान है और बिहार में जाओ तो दूसरा है, महाराष्ट्र में जाओ तो तीसरा है। वो अलग अलग राज्य के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। सोचा नहीं गया एक संवेदनशील सरकार कैसे सोचती है। हमने पूरे देश में ये साइनिंग सिस्टम कॉमन बने, इसका पूरा अभियान चलाया है। उसके क्लासेस चल रहे हैं ताकि देश में इस प्रकार की शारीरिक कष्ट वाले जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको इससे लाभ होगा। दोस्तों, 125 करोड़ लोगों का हमारा देश संसाधनों से भरा हुआ है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। 2022 देश जब आजादी के 75वें वर्ष में पहुंचेगा, तब क्या हम सब मिलकर के महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहब आंबेडकर और स्वराज्य के लिए अपना जीवन देने वाले अनगिनत वीरों के सपनों के भारत को साकार कर सकते हैं। हम हर कोई 2022 को टारगेट तय करें। हम जहां भी हो, हम कोई न कोई संकल्प लें। हम व्यक्ति के रूप में लें, अपने परिवार के रूप में लें, अपने समाज के रूप में लें, अपने गांव और इलाके के रूप में लें, जिस संगठन या कंपनी में काम करते हो कंपनी के रूप में लें। एक पूरे देश में हर कोई आने वाले 5 साल के अंदर इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयास करे। न्यू भारत, न्यू इंडिया के सपनों को साकार करने में हम जुट जाएं। सपना भी आपका, संकल्प भी आपका, समय भी आपका,
समर्पण भी आपका और सिद्धि भी आपकी। न्यू इंडिया सपनों से हकीकत की ओर बढ़ता हुआ भारत। न्यू इंडिया जहां उपकार नहीं अवसर होंगे। न्यू इंडिया की नींव का मंत्र सभी को अवसर, सभी को प्रोत्साहन। न्यू इंडिया नई संभावनाओं, नए अवसरों का भारत। न्यू इंडिया लहराते खेत, मुस्कुराते किसानों का भारत। न्यू इंडिया आपके हमारे स्वाभिमान का भारत। इन सपनों को लेकर के हम चले। फिर एक बार आप सबसे बात करने का मौका मिला, रूबरू नहीं आ पाए इसलिए क्षमा, लेकिन फिर से भी आपके बीच बात करने का अवसर मिला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister still there? Or? Pradhan Mantri ji, you have just laid out for us your very bold and imaginative vision of the new India.